हम पढ़ रहे फिलहाल भूगोल, और भूगोल के अंदर पढ़ रहे हम फिलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी। भूगोल के 4 सेक्शन हैं। एक विश्व का भूगोल अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, तीसरा फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल, और चौथा पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहले वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल, और इस विश्व के भूगोल में हमें पढ़ने 7 कॉन्टिनेंट, दुनिया के 7 महाद्वीप। और सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम फिलहाल, कौन सा? अफ्रीका। पढ़ इस प्रकार से रहे कि जिस महाद्वीप के बारे में एक बार हम पढ़े तो उसकी A to Z हर चीज़ पढ़े। बहुत सारी किताबों के अंदर क्या दिक्कत है कि आपने पढ़ना शुरू कर दिया, न दिया तो पूरे विश्व की लिख दी उसने एक साथ इकट्ठी, और 20 पढ़ते हम कन्फ्यूज हो गए कहीं ना कहीं। तो वो पढ़नी वो जो एक महाद्वीप की हैं। यानी हम पढ़ रहे फिलहाल अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक, एटलस हर एक आदमी ले लेगा, समझने को ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी विदाउट मैप्स होना बहुत मुश्किल है। जो चीज़ पढ़ रहे कम से कम एक बार मैप पे जरूर देख लें वो कहाँ है दुनिया में। ऊपर है यूरोप, उसके अलग अलग देश, ये है एशिया महाद्वीप। ठीक, ये है रेड सी, लाल सागर। ठीक, अब हमने कुछ पॉइंट तो इसके पढ़ लिए थे कि 54 यहाँ देश हैं, यहाँ की नदियाँ कैसी हैं, यहाँ की झीलें कैसी हैं। हमने लगभग बहुत सारी बातें तो उसकी पढ़ी। उन सब की वीडियो हैं, अपने हर नए आदमी को वीडियो पकड़ा देंगे जो इससे पहले वाली है। ठीक है, ताकि वो एक बार वही क्लास सेम टू सेम जरूर सुन ले 2-4 घंटे में। अब हम पढ़ने वाले क्या? अफ्रीका की पवनें, विंड्स। ठीक, तो हर बार हम पढ़ रहे कंसेप्ट भी और फैक्ट भी। फैक्ट्स तो ये कि अफ्रीका में कौन कौन सी पवन चलती है, कहाँ कहाँ। ठीक, और दूसरा पवनें चलती कैसे हैं, पवन चलने का नियम कोई है क्या, या अपने आप चलती फिर रही जहाँ जी करे? हवा क्यों चलती है? सब देखते होंगे, हवा चल रही, क्यों चलती है? यही रह रहे हम। बेसिक बात है, कोई पढ़ने पढ़ाने की बात तो है नहीं किसी के कि जो हमें ये बताए भाई हवा कैसे चलती है, पता लग जाए एक बार। हवा की उत्पत्ति या उसका चलना पृथ्वी के घूर्णन के कारण है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। चूँकि ये धरती घूम रही है और किस रफ्तार से? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो लगातार घूमती धरती एक प्रकार की फोर्स कर रही है जनरेट। उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। यानी पृथ्वी घूमती है तो एक बल पैदा होता है जो हवाओं को गति देता है। हमारे चारों ओर गैसों का आवरण है वायुमंडल, और पृथ्वी घूमने से उसमें गति उत्पन्न होती है। तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है, ये एक प्रकार की फोर्स पैदा करती है, एक बल। उस बल का नाम है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूमने कारण से उत्पन्न होता है, जो हवाओं को चलाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक, क्या सेकंड कारण क्या है? हवा कहीं भी चलेगी तो कहाँ चलेगी? एक बात बताओ, ये हवाएं हमारे यहाँ सर्दियों में भी चलती हैं, गर्मियों में भी चलती हैं?
हवा सर्दी में चलती है, गर्मी में चलती है? गर्मियों में। क्या कारण है? लू चलती है और हवाएं तेज़ चलती है, मानसूनी हवाएं चलती हैं, सब सर्दियों में कम चलती हैं, गर्मियों में ज़्यादा चलती हैं। कारण क्या है? हवा चलती है ताप और दाब के अंतर के कारण। टेम्परेचर और प्रेशर का जो डिफरेंस है उसके कारण से भी हवा चलती है। कैसे? हवा सदैव चलेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। सारा खेल समझने वाला है। अगर हम सिर्फ किताब की फोकस करें तो किताब ने तो सिर्फ इतनी कहानी बताई कि अफ्रीका में ये फलानी फलानी हवाएं हैं। हम पढ़ रहे इकट्ठी एक साथ चीज़ें, जो चीज़ पे आज मेहनत कर लें कल को वही काम आसान हो जाएगा। तो हवा चलती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के और। कैसे? तापमान और दाब का क्या अंतर है ये बताओ। गर्मियों के अंदर तुम सबने देखा होगा कि ये लेंटर, ये सड़कें, ये घास के मैदान, इनसे उठ रही है ज्वालाएं सी। अगर आप बीच में देखें लो चल रही हो कोई, यानी सूर्य लगातार तपा रहा है किसे? अपनी किरणों के माध्यम से धरती को। इसे कहते हैं सौर विकिरण। सौर विकिरण। ये धरती गर्म हो रही है और यहाँ से क्या जा रहा है? इसे कहते हैं पार्थिव विकिरण, अर्थ रेडिएशन। गर्म होने के बाद यहाँ से ज्वालाएं क्या जा रही हैं? ऊपर। तो ये गर्मी क्या करती है ये बताओ। तुमने सुना कि हवा के अंदर दबाव है, एयर हैज प्रेशर। वो दाब तुम करते हो महसूस? हम तो यहाँ कुछ भी महसूस नहीं कर रहे। ये धरती चल रही और चलने के साथ चारों तरफ हवाएं भी हैं, वो हवाएं हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही हैं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम पहाड़ से नीचे आ रहे, तुम्हारे कान से बंद होते जा रहे? ऐसा तो होता रहता है, ठीक क्या? यानी प्रेशर हवा का हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, क्योंकि जिस जगह पे हम रहते हैं हम वहाँ रहने के आदी हो चुके हैं। यानी हमने वो वातावरण अपने अनुकूल कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक क्या? लेकिन तुम्हें अगर अभी छोड़ दे तुरंत ही हम रहने वाले प्लेन के, आप और हम अभी पहाड़ की ओर चले तो हमें समस्या आनी शुरू हो गई। हम उस क्लाइमेट के लिए एडजस्टेबल नहीं हैं, एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगने वाला है। आप और हम अगर लद्दाख चले जाएं तो चक्कर आने शुरू हो जाएं, उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाएं और समस्या खड़ी होनी शुरू हो जाएं। कॉमन सी बात है। यानी कि हवा भी हम पे दबाव डालती है। दबाव हवा के अंदर है। जैसे ही हवा गर्म हुई, जहाँ हवा है वहीं दबाव है, जहाँ हवा नहीं है वहाँ दबाव नहीं है। तो जैसी हवा गर्म होना शुरू हुई तो गर्म होने के बाद कहाँ भागने लगी? ऊपर। जब धरती गर्म होगी गर्मियों के अंदर अप्रैल मई जून के महीने में, तो लो से उठेंगी और यहाँ की सारी हवा गर्म होने के बाद कहाँ भाग जाएगी? ऊपर। जब हवा ऊपर भाग जाएगी, दबाव किस में है? हवा में। वो भी कहाँ भाग गया? ऊपर। तो यहाँ क्या बन गया? लो प्रेशर। यानी दबाव हवा में है, हवा चली गई, दबाव भी चला गया। इसे कहते हैं लो प्रेशर, ठीक क्या? यानी जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ ये बताओ कैसा प्रेशर होगा? लो। क्योंकि वहाँ की सारी हवा कहाँ भाग गई होगी? ऊपर भाग गई होगी गर्म होने के बाद। अभी तुम हवा गर्म करो, गर्म हवा के बड़े बड़े गुब्बारे, हॉट एयर बैलून कहाँ उड़ते हैं? ऊपर। एक टोकरी रखी, एक रखा कपड़ा नाइलॉन का और एक लगा दिया गैस सिलेंडर। उसने उसमें गर्म हवा करनी शुरू कर दी। गर्म हवा हल्की हो गई, बहुत बड़ी संख्या में वो ऊपर उठनी शुरू हो गई। यानी गर्म हवा के गुब्बारे ऊपर उठते हैं तो गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। क्या हो जाता है? दबाव कम, ठीक, क्योंकि उसी में दबाव है। हवा ऊपर चली गई, दबाव भी चला गया। तो जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा? लो प्रेशर, ठीक। और वो कहाँ होगा? जहाँ गर्मी होगी। कॉमन सी बात है। अब ये बताओ सर्दियों में तुम्हारे पास ये तुम्हारा कोहरा गर्मियों में क्यों नहीं आता? ये सर्दियों में क्यों आता है? टेम्परेचर के कारण से। अब जैसे ठंडक पड़ने शुरू हो गई है तो यहाँ गर्मी ख़त्म हो गई है और ये काम तो टूट गया। फिर जब गर्मी होगी तभी तो हवा गर्म होने के बाद ऊपर जाएगी, ठीक। तो अब क्या होगा? जब यहाँ ठंडक है तो गर्मी हो ही नहीं रही है, हवा यहाँ से कहीं जा नहीं रही है, ठीक क्या? तो यहाँ क्या शुरू हो गई है?
ऊपर वाली हवा कहाँ बैठ रही है? नीचे को। हवा यहाँ से कहीं जा नहीं पा रही है, तो क्या आ रही है? फोग या धुंध। दिल्ली में अगर इसी फोग में जो वायुमंडल के अंदर है, इसमें क्या मिल जाए? वाहनों का, उद्योग का धुआं, स्मोक प्लस फोग, इसे कहते हैं स्मॉग। तो पूरी दिल्ली के अंदर जो आज पोल्यूशन है, और इसका आरोप किस पे लगाते हैं लोग? कि किसान जला रहे हैं पंजाब हरियाणा में पराली अपनी फसल काटने के बाद, तो वो क्या बताते हैं उसे? स्मॉग। ये खतरनाक है। अगर वाहनों का धुआं, अन्य धुआं मिल गया और आपके अंदर चला गया, तो आँखों में जलन, गले में जलन, समस्या होनी शुरू। तो रोकने पड़े पिछले साल में। स्कूल बच्चों के भी बंद कर दो, सारी एक्टिविटी बंद करो, ठीक है? नहीं तो क्या हो जाएंगे? जो लोग श्वास के रोगी हैं वो तो पहले ही मर जाएंगे। तो ये समस्या क्या है? यानी हवा चलती है कैसे? लो प्रेशर की ओर। कहाँ से? अब जहाँ तापमान कम है वहाँ हवा वहीं की वहीं है, और दबाव किस में है? दबाव हवा में है। तो यहाँ क्या होगा? हाई प्रेशर। तो ये बात तुम्हें काम आने वाली पूरी ज्योग्राफी में आगे तक। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं कटने वाला हवाओं के बारे में। तो हवाएं चलती क्यों हैं? कारण हैं दो सबसे बड़े। क्या? एक तो पृथ्वी का घूर्णन, और उसके कारण से लगने वाला बल कौन सा? कोरियोलिस, ठीक। और सेकंड, ताप और दाब का अंतर। तो हवा चलेगी सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये बात नोट्स में है, नहीं लिख लियो। धरती घूम रही है, रोटेशन ऑन द एक्सिस। क्या चीज? कोरियोलिस एक बल है जो घूमने कारण से लगता है इसके ऊपर। हमारी धरती लगातार घूम रही इस रफ्तार से, तो एक फोर्स काम कर रहा है इसके अंदर को, अभी केंद्रीय बल। एक काम कर रहा है बाहर को, अब केंद्रीय बल। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत तेज रफ्तार है अर्थ की, और ये रफ्तार घूमने कारण से हवा का दबाव भी कहाँ कर रही है? अर्थ के ऊपर। ये दबाव आप और हम झेल रहे हैं। अगर आप और हम कहाँ पहुँच जाएं? हवा में ऊपर उड़ने लगे, तो ये दबाव हम पे तुरंत इफेक्ट डालने वाला। ऐसे जिसमें पेन के अंदर क्या है? इंक। ऐसे पेनों की इंक बाहर निकल जाती है। इसीलिए एरोप्लेन्स में आप क्या लगवाते? वो मना करते हैं कि आप अपना इंक वाला पेन अपने पास ना रखें, नहीं तो इसमें दबाव कम होते कहाँ भाग जाएगी चीज़? नीचे। दबाव का तो पूरा तगड़ा खेल है। आप और हम कहाँ चले जाएं? अंतरिक्ष में। तो आज तो बॉडी के ऊपर पड़ रहा है एक दबाव, उस दबाव को ऐसा एडजस्ट हमने कर लिया पिछले कुछ लाखों साल के अंदर, इवोल्व हो गई हमारी प्रजाति यहाँ पे, कि जैसे बाहर से दबाव पड़ रहा है, एक दबाव हमारे अंदर है। क्या? किसी नस में कट लग जाए, निकल पड़े फव्वारे खून के। एक दबाव क्या चल रहा है? एक सामान अंदर ही अंदर हमारे क्या कर रहा है? दबाव डाल रहा है, ब्लड प्रेशर। जो दोनों आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या? रिपल, काट रहे हैं। तो हम एडजस्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे हवा की मात्रा कम होती जाएगी। जितना ऊपर जाएंगे, तो हम चलेंगे लद्दाख, यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर, ठीक। जैसे लद्दाख 5 किलोमीटर ऊपर हम गए, तो हवा की मात्रा कम हो गई, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो गई? कम हो गई। हवा में ही दबाव था, हवा में ही ऑक्सीजन है। जब हवाएं कम हो गई, दबाव भी कम हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गई, ठीक क्या? और बीपी बढ़ना शुरू हो गया। क्यों बढ़ना शुरू हो गया? अगर तुम्हें अभी ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए, तो तुम्हारे सांस दमादम शुरू हो जाएंगे। यानी जैसे सांस शुरू होंगे, बीपी फास्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? बॉडी की जो ऑक्सीजन नीड है वो पूरी हो नहीं पाने की, और हार्ट पूरा करने की रफ्तार बढ़ा देगा। तो अंदर वाला प्रेशर तो बढ़ गया, और बाहर वाला दबाव कम है, चूँकि हवा कम है, ठीक क्या? हवा पतली भी है और उसमें दबाव भी कम है, ऑक्सीजन भी कम है। तो हमारे नाक की और ऐसी पतली झिल्लियाँ तुरंत फटनी शुरू हो गई, यानी नक्सीर छुटना, नाक से खून निकल जाना, ठीक क्या? ये दबाव हमारे सैनिक करते हैं महसूस। कहाँ? हम रह रहे हैं वर्ल्ड की सबसे ऊंची बैटलफील्ड पे, सियाचिन, यानी 18-20 हज़ार मीटर की, 18-20 हज़ार फीट की ऊंचाई के ऊपर 5-6 किलोमीटर के ऊपर हम अपनी फोर्स को रखे बैठे हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड। तो अगर आप और हम वहाँ चले जाएं तो एडजस्ट नहीं कर पाने के।
तो कोई भी सैनिक हमारा जाएगा तो पहले कहाँ रहेगा, लद्दाख बेस कैंप, फिर जाएंगे उसे और ऊपर लेके, फिर और ऊपर लेके जाएंगे। जिस दिन छुट्टी मिल जाएगी तो ये नहीं एकदम अपने घर चला जा, समस्या खड़ी हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर। उससे पहले नीचे रखेंगे कुछ दिन, बिल्कुल करेंगे एडजस्ट प्लान के हिसाब से, फिर नीचे रखेंगे और फिर घर भेजेंगे उसे। इसे कहते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन, कहीं रहने के लोगों को बनाना। और अगर किसी को तुरंत छोड़ दें तो बीमारी कौन सी हो जाएगी, HAS, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, एकदम से। तो हमारे सैनिकों को अभी तुरंत दिक्कत आ गई तो हमने बना रखे छोटे छोटे बॉक्स, उसमें रखते हैं, उसका एयर प्रेशर ठीक करते हैं ताकि उसका दिमाग सब कुछ क्या हो जाए, नॉर्मल। उसकी थेरेपी करते हैं, दवा देते हैं, ठीक क्या, और क्या देते हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन, तब जाके वो आदमी काम करने लायक होता है। जहाँ फिलहाल चीन के साथ दिक्कत चल रही है हमारे, वो पूरा ऐसा ही एरिया है, खतरनाक हाइट। चले आगे, पवनें क्यों चलती हैं, इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो तुरंत। ताप और दाब का अंतर और कोरियोलिस बल, और इसका हमारे जीवन पे और यहाँ की हर पेड़ पौधे वनस्पति के ऊपर सीधा प्रभाव है। क्लियर, चले आगे। नए पवन चलें तो दुनिया में क्या हो जाए, नए मानसून आए। अगर ये पवनें नहीं चलेंगी तो मानसून भारत में कैसे आएगा, नहीं आएगा तो बारिश नहीं होगी। यानी पवन है तो जीवन है इस धरती के ऊपर, ये लाइफ का एक बड़ा आधार है। और क्या चीज़ दिक्कत तो नहीं। पवनें क्यों चलती हैं, अब पवनें कितने प्रकार की होती हैं, हवाओं की भी टाइप है, कौन कौन सा, कई प्रकार की हवा तुमने सुनी होगी, जैसे ऊपरी हवा सुनी कोई हवा, यानी हवाएं मुख्यतः स्थायी हवा, परमानेंट विंड, परमानेंट विंड, स्थायी पवन। क्या मतलब इस वर्ड से, परमानेंट विंड या स्थायी पवन। हेलो जी बताइए। हाँ UPSC उसके SSC के लिए मालवीय चौक पर पहुंच जाओ आप, मालवीय चौक नया ब्रांच SSC का, ITC कंप्यूटर के सामने गुरुकुल कोचिंग पड़ता है वहीं पे, उसके सामने जाना है इसका, और नंबर 5। जी जी जी, चले। ये हमारा ग्लोब है, अगर कोई हवा इसके ऊपर परमानेंट चलती हो पूरे साल एक निश्चित अक्षांश के ऊपर, इफ एनी विंड फ्लोज एट ए सर्टेन लॉन्गिट्यूड ओवर द ईयर इज नोन एज परमानेंट विंड। तो अगर कोई हवा पूरे साल चलती हो एक निश्चित अक्षांश के ऊपर तो उसे कहते हैं परमानेंट विंड, ठीक क्या, अस्थायी पवन। जैसे एक चलती है कहाँ, बिल्कुल 0 डिग्री के पास, हम सब के बारे में पढ़ने वाले बहुत डीपली भी पढ़ रहे है क्या चीज़ ये, ठीक क्या, चलती क्यों है, कितने प्रकार की होती है, उत्पत्ति और प्रकार। तो जैसे कौन, जो यहाँ चलती है इक्वेटर के पास उसे कहते हैं व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। अब प्राचीन काल में जो व्यापारी लोग थे वो कपड़ों के सहारे नाव चलाया करते थे, तो हवाएं कुछ क्षेत्रों में जाने के बाद बड़ी अच्छी मिलती और बहुत लंबी यात्रा वो करते। तो अब लोगों ने पहचान बनानी कहाँ जाकर हमें किस प्रकार की हवा मिलेगी और उससे हम कहाँ पहुँच सकते हैं, तो उससे बन गए मार्ग, व्यापारिक मार्ग, ट्रेड रूट। तो जिसका इस्तेमाल व्यापारिक पवनों के माध्यम से व्यापारियों ने किया, उस पवन का नाम आज क्या है, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। प्राचीन काल में व्यापारी लोग इसका इस्तेमाल क्या करते थे, उसी के नाम पे नाम पड़ गया व्यापारिक पवन। आज जो हमारा मानसून दुनिया में आता है भारत सहित बहुत से देशों में, वो किसके कारण से आता है, इस कारण से आता है, ये पवन उसे लेके आती है ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारत की ओर, ठीक क्या। दूसरी कौन है, पछवा पवन, वेस्टर्लीज, वेस्टर्न विंड या वेस्टर्लीज।
पछवा पवन, पश्चिम की ओर चलती है। अब ये बताओ, मानसून भारत से वापस जा रहा है तो कौन सी हवा लेके जा रही है उसे? हवा अब कहाँ से आ रही है? पछवा से, यानी पश्चिम की साइड से। और कहाँ? इन एरियाओं से हवा आ रही है और सारे मानसून को वापस लेके जा रही है। तो ऐसी हवा जो निश्चित रूप से चल रही है कहाँ? 30 से 40 डिग्री के आसपास, उस हवा का नाम क्या है? पछवा हवा। पूरे साल चलेगी, ठीक है, निश्चित हवा है। ऐसे ही कौन है? जेट पवन, और एक कौन? ध्रुवीय पवन। पोलर विंड पोल पे चलती है और धरती से 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे कौन चलती है? जेट पवन। क्योंकि बहुत तेज़ शोर करती है हवा, जेट विमान की तरह, तो उसी के नाम पे नाम क्या पड़ गया? जेट विंड। तो 0 डिग्री के आसपास कौन सी हवा है? ट्रेड विंड, ठीक। 30 से 45 के आसपास कौन सी हवा है? पछवा हवा। ध्रुवों के आसपास कौन सी हवा है? पोलर विंड या ध्रुवीय हवा। क्लियर? 3 तो धरती की स्थायी पवन है, पूरे साल चलती है हमेशा, और एक धरती से ऊपर 8 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर क्या चल रही? बहुत तेज हवा चलती है, जेट पवन, ठीक क्या? तो 4 तो स्थायी पवन होती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे, स्थायी पवन है, ठीक। व्यापारिक पवन, पछवा पवन, ध्रुवीय पवन, जेट पवन। पछवा पवन, वेस्टर्न विंड, जेट और ध्रुवीय पवन। क्लियर? 4 परमानेंट विंड है। दूसरी कैसी होती हैं? दूसरी होती हैं मौसमी पवनें, सीजनल। सीजनल विंड, मौसमी पवनें, सीजनल विंड। क्या? वो तो खाली एग्जाम्पल के रूप में लिखी, चारों तो ये रही जो परमानेंट चलती हैं। नहीं, परमानेंट विंड तो ये हो गई है 4, ये अलग है। वो तो एग्जाम्पल के रूप में लिख दी, ये हैं चारों लगातार चलने वाली हर पूरे साल। मौसमी पवन तो नाम खुद बता रहा है अपने आप को कि किसी मौसम विशेष में चलने वाली पवन का नाम है मौसमी पवन। तो चलिए, कब? किसी मौसम में, ठीक क्या? यानी कैसी पवनें होंगी? एग्जाम्पल के रूप में देखो जरा। मान लिया ये सागर है, ऐसी कोई चीज़ भूगोल में नहीं है जिसे आपने देखा, सुना या महसूस ना किया हो। करना हो महसूस, सागर के पास पहुंच जाओ, नहीं तो टीवी पर सबने देखा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि भूगोल के साथ हम 24 घंटे रहते हैं इस धरती के ऊपर जहाँ ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है। तो बस समझना है इसे, आप किताब के लिए ना समझें, अपने ज्ञान के लिए समझें। इसे कहते हैं जिज्ञासा, क्यूरोसिटी। हर बात आप एग्जाम के लिए रटेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। बहुत सारी बातों को आप कभी नहीं रटते, तब भी दिमाग में रहती है। 24 घंटे अपने जीवन की बहुत सारी बातें और यहाँ का सारा वातावरण हमारे दिमाग में है। ये मानसून, ये सर्दियाँ, गर्मियाँ, बरसात, सब पता हमें। तो ये बताओ जरा आप एक बात का उत्तर कि सागर के ऊपर तापमान ज़्यादा होगा और ये है लैंड यहाँ, या स्थल भाग और ये है सागरीय भाग, ठीक। सी, तापमान कम कहाँ है, धरती पे कि सागर पे? कम कहाँ है? यहाँ पानी ठंडा होगा लैंड की अपेक्षा, धरती अधिक ऊष्मा ग्रहण करती है, ठीक। तो जब यहाँ लो टेम्परेचर है तो दबाव कैसा होगा? अगर तापमान कहीं कम है तो इसका मतलब हवा वहाँ है, तो वहाँ प्रेशर कैसा होगा? अगर लो टेम्परेचर है, अभी हमने कहानी पढ़ी थी कि हवा गर्म होने के बाद ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद क्या करेगी? दबाव भी ऊपर ले जाएगी और क्या बना देगी? निम्न दाब। क्लियर? तो मैंने ब्रांच में पहुंचा भाई, ले फ़ोन ले जा जरा, किसी का फ़ोन आवाज़ सुन लिए।
ठीक। और लैंड पे क्या होगा, इसकी अपेक्षा क्या होगी, हाई टेम्परेचर। यहाँ का तापमान तो 15 से 20 डिग्री है नॉर्मली, ठीक। वैसे 15, गर्मियों में 20 तक पहुँच जाता है। यहाँ का तापमान 25 के आसपास चलता है। स्थल भाग का तापमान एवरेजली 20 से 25 रहता है, इसका लगभग 15 से 20 रहता है, ठीक है। 15 और 25 बोल सकते हो तुम। तो यहाँ तापमान क्या है, ज़्यादा, गर्मियों में और ज़्यादा, 40-45 तक भी। जहाँ तापमान ज़्यादा वहाँ दबाव क्या होगा, हवा भाग जाएगी ऊपर, तो वहाँ प्रेशर कैसा है, हवा सदैव चलती है, ये बात कभी नहीं कटनी कहीं भी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हवा कहाँ चलेगी, सागर से तटों की ओर। इसे कहते हैं सागर समीर, सी ब्रिज, पढ़ेंगे हम आगे जाए कहीं। तो एक मौसम है दिन का, अब रात कर दो तुम, रात दिन की बातचीत है ये। दिन में यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ कम होगी, पानी कम गर्म होता है, जो भी गर्म होगा वो ऊपर उठ जाएगा तुरंत ही, इवेपोरेशन, वाष्पन के माध्यम से सूर्य वाष्पित कर देगा इस पानी को। तो मौसमी पवन है, एक मौसम में चली दिन के समय। जो जब भी तुम टीवी के अंदर समुद्र को देखते हो तो हवा क्या चल रही होती है, तटों की ओर को आ रही होती है लहरें, क्लियर। यानी क्या, इस प्रकार से हवाएं चलती हैं। तो किसी मौसम विशेष में चलने वाली हवा कहलाती है क्या, मौसमी पवन, सीजनल विंड, ठीक। क्या, एक होती है स्थानीय पवन, लोकल विंड, किसी स्थान विशेष पे ही चलती हैं, किसी स्थान विशेष पे ही। जैसे कौन सा स्थान की बात चल रही है फिलहाल, भारत में चलने वाली लू किसी लोकेशन पे चलेगी बस। और अफ्रीका में चलने वाली हवाएं भी सारी कैसी हैं, स्थानीय हवाएं। हवा कैसे उत्पन्न होती है, हाउ ओरिजिनेट द विंड्स, ठीक, ये कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में डीपली बातें करेंगे। एग्जाम्पल हमने दे दिया हर एक का, एक दो दो, और इनके नाम समझ गए। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत हो आप तुरंत पूछिए। चले आगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अफ्रीका की पवन, अफ्रीकन विंड्स। अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो कल को ये सब बात घूम के आनी आपको बड़ा आसान होगा याद करना। हम हर बात का जो कंसेप्ट है बेसिक, कि हमें पहली बार ये बात पता लग जाए, तो हम सब लेके चल रहे फिलहाल। सेकेंडली, सामान्य रूप से हवाएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी या गर्म। जो क्षेत्र ठंडे हैं वहाँ ठंडी हवा चलेगी, जो क्षेत्र गर्म है वहाँ गर्म हवा चलेगी। तो ज़रा एक बात का उत्तर दे दो कि अफ्रीका महाद्वीप ठंडा है या गर्म महाद्वीप है? पूरा का पूरा ही गर्म महाद्वीप है, यानी पूरे महाद्वीप में गर्मी है। तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में कैसी हवा चलेंगी? पाँचों की पाँचों गर्म हवा है जो यहाँ चलती है, ठीक। कहाँ? क्योंकि हर बात पे हम मैप बनाते हैं, हर बात पे यहाँ टॉपिक लिखते हैं, बराबर में उसका मैप और यहाँ उसके पॉइंट। वो नदियाँ हो यहाँ की, झीलें हो यहाँ की, क्षेत्रों के नाम हो, ठीक, क्या कुछ भी हो चाहे। तो यहाँ चलती हैं 5 हवाएं, 1 2 3 4 और 5। क्या? सिरक को सब नोट्स के अंदर बाकायदा मैप बना के दे रखे हमने, वेल मेंटेन। सिरक को गिवली खमसिन 1 2 3, हरमेटन नंबर 4, और 5वीं का नाम है एक बार की मेहनत। अगर आपने एक बार मेहनत कर ली तो किसी में दम नहीं, कोई आपका कोई क्वेश्चन हिला के दिखा दे, लेकिन एक बार की मेहनत है। शनिवार को टेस्ट है इसका, तुम्हें तैयार रहना। पूरा अफ्रीका महाद्वीप हमने पढ़ लिया, ठीक। पढ़ने के बाद सबको ये ख़त्म होगा अभी 2 दिन पश्चात,
कल और परसों को। अंतिम क्लास में मैं इसका पूरे का रिवीजन करवा दूँगा। पता नहीं किसी क्लास में कोई छूट गया, किसी के बाद कुछ रह गई हो। पूरा कराने के बाद एक बार रिवीजन करवा दिया। आज सोमवार है, मंगल बुध, और तुम्हें मिल गया कम से कम 2 दिन, और 2 दिन बाद तुम्हें बाकायदा उसका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन कैसे मिलेगा? वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो किसके हैं, पिछले 10 साल में एग्जाम्स में आ चुके हैं केवल अफ्रीका से। ठीक, और कौन से? मॉक क्वेश्चंस हर टॉपिक से, नदियों से, झीलों से, जंगलों से, इसकी कंट्रीज से, यहाँ खनिज कौन सा, जनजाति कौन सी है, वो सारे। तो तैयार रहिएगा, मेहनत साथ के साथ करना। रोज़ का रोज़ खत्म कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और आप समझो इकट्ठा कर लूँ तो बड़ा मुश्किल होगा याद करना। तो 5 हवा हैं, और 5 की 5 कैसी हैं? गर्म, वार्म विंड, W। क्लियर? तो याद करने वाली कहानी है नहीं, सारी गर्म है बस। ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ी। चले, तो जितनी भी ये हवा चल रही है कहाँ जा रही है? इस ओर को। तो पहले वाले की बात करते हैं, सिरक को। कहाँ चलती है? सबके पास नोट्स उपलब्ध हैं, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे अभी और आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है, या कोई भी आदमी ज्ञान IAS रुड़की टेलीग्राम ऐप है एक, वहाँ पहुँचे और पूरे नोट्स मैंने डाल रखे, तुरंत वहीं से डाउनलोड कर ले अपने फ़ोन में। ज्ञान IAS रुड़की का टेलीग्राम ऐप है, और वहाँ वो नोट्स पढ़े हुए डेली भेज रहे हैं हम, न्यूज़पेपर ग्रुप से लेके हर चीज़ में, जितनी मैगजीन्स आ रही है इंडिया में वो मैगजीन्स भेज रहे हैं ताकि कोई पढ़ ले। अब कौन पढ़ता होगा वो आप जानते होंगे, अपनी ड्यूटी हम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे, पन्ना खोला, अच्छा ठीक है पढ़ लूँगा, फिर कभी नहीं पढ़ता हूँ। तो जो काम निपटाना है पढ़ना। क्या चीज़? हाँ वो बात है। तो जो महत्वपूर्ण नोट्स है उसकी तो हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास रखो, हार्ड कॉपी। बाकी जो मैगजीन या न्यूज़पेपर है, कुछ पॉइंट पढ़ा वो वहीं छोड़ दिया, ना उस समय कोई प्रिंट निकालना ना कुछ करना। नोट्सों को जरूर सॉफ्ट कॉपी निकाल, हार्ड कॉपी निकाल लेना। वास्तव में सच्ची बात है, हर बार आप फ़ोन से नहीं पढ़ सकते, कोई बात लिखनी पड़ेगी उसके ऊपर। ठीक है नहीं? तो पहली हवा क्या है? यहाँ रेगिस्तान है सहारा, और हवा चल रही है बहुत तेज, और लाल लाल रंग की मिट्टी उड़ रही है। अब जैसे ये हवा उस धूल भरी मिट्टी को लेकर उड़ती है और जाती है भूमध्य सागर के ऊपर से, तो ये बात हमेशा याद रखना। यदि कोई पवन गुजर रही है कहाँ? सागर के ऊपर से, तो सागर पे लगातार क्या चल रहा है? सनलाइट पड़ रही है और इवेपोरेशन हो रहा है, यानी जल वाष्प या वाटर वेपर लगातार ऊपर जा रही है और उन बादलों के अंदर भरती जा रही है। क्या रूप ले रही है वो? बादलों का। और कोई हवा उन बादलों के साथ मिक्स होकर कहाँ जा रही है? आगे। तो जैसी ये हवा जाती है, इस सागर से बड़ी मात्रा में जल अपने अंदर भर लेती है, क्योंकि इसमें लाल लाल मिट्टी कण भरे रहते हैं। तो जैसे सागर पार करने के बाद ये कहाँ पहुँची? एक देश पड़ता है इटली। इटली के कोस्ट के पास जाते ही पर्वतीय भाग भी है उसके पास, जैसा हमारे पास हिमालय है, तो इटली में एक पर्वत पड़ता है आल्प्स, जो हवाओं को आगे जाने से रोकता है। तो जैसे इटली कोस्ट पे पहुंची तो लाल लाल बारिश शुरू हो गई, तो इसका नाम पड़ गया एक क्या? ब्लड रेन, खूनी वर्षा करने वाली पवन। एसिड रेन, या एसिड रेन थोड़ा आगे जाके पड़ता है नाम, नॉर्वे आदि के आसपास। यहाँ मेन है क्या? ये ब्लड रेन, खूनी वर्षा करने वाली पवन। लाल लाल रंग की बारिश होती है। तुमने देखा भी होगा यूरोप के जो छत होती हैं, घर होते हैं, उनके ऊपर से अक्सर रंग कैसे होते हैं? लाल। ठीक क्या? ताकि घरों के ऊपर का शेड जब खराब हो तो वो रंग वही दिखाई दे जो बारिश या किसी अन्य चीज़ का है। ठीक, तो ये पवन इटली के तट पर जाके बारिश करती है, लाल लाल रंग की। और लाल रंग कहाँ से आता है? यहाँ की लाल रंग की मिट्टी जो हवा में रहती है, धूल के कण, वो बरसते हैं, इसे ब्लड रेन कहते हैं। ठीक है, नोट चेक कर लेना। अगली गिवली, ये कहाँ चलती है? सब गरम में, अगली बात तो बोल ही नहीं रहे। ये चलती है कहाँ? एक देश से ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया बहुत लंबी कहानी है इसकी, पढ़ेंगे अंतिम क्लास में। जब पढ़ेंगे सारा भूगोल करने के बाद करंट अफेयर्स ऑफ अफ्रीका कि पिछले कुछ वर्षों से अफ्रीका क्यों सुर्खियों में है, और उसमें एक देश का नाम आने वाला ट्यूनीशिया, सबकी जड़। ठीक है, ट्यूनीशिया मैप सबके पास होगा तो आप देख पाएंगे। एक मैप में चलो इतना काम कर दूंगा, एक मैप में यहाँ लगवा दूंगा ताकि हर एक आदमी कम से कम देख ले कौन दुनिया में कहाँ है। ठीक है,
गिवली, कहाँ, ट्यूनिसिया से एक माल्टा माल्थ द्वीप पड़ता है, माल्टा या माल्थ द्वीप, उसकी ओर चलती है, गर्म हवा है। खमसिन, धूल भरी आंधी है, धूल भरी आंधी है, ठीक। कहाँ चलती है, मिस्र से, एक देश पड़ता है इजिप्ट, ये चलती है मिस्र से लेकर कहाँ, मिस्र से यूगोस्लाविया तट की ओर, यानी यहाँ कंट्री हैं मैसिडोनिया, ठीक, हर्जेगोविना, सर्बिया, उनका प्राचीन नाम क्या था, यूगोस्लाविया। तो मिस्र से कहाँ चलती है, यूगोस्लाविया की ओर, कौन, खमसिन। अब अगर भारत में या कुछ जगह लोग बीमार हो जाए और एक ही जगह पड़े पड़े उनका सब कुछ सिस्टम खराब हो जाए, तो लोग या डॉक्टरों ने क्या बोलता है कि आप अपना हवा पानी बदलिए ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो और आपकी जगह एक बार बदले। अक्सर लोग हमारे यहाँ कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन, अच्छी हवा पानी शुद्ध वातावरण के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दिल्ली में प्रदूषण है, एक आम आदमी को भी दिक्कत है, जो स्वस्थ है उसे भी। तो ये हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कहाँ चलती है, मध्य अफ्रीका से, सेंट्रल अफ्रीका से, कहाँ, एक देश पड़ता है गिनी, गिनी तट की ओर, मध्य अफ्रीका से गिनी तट की ओर, कौन सी, हरमेटन। चूँकि यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक, तो लोग यहाँ जाना प्रीफर करते हैं, चुनते हैं, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, डॉक्टर विंड। इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं, जो स्वास्थ्य को ठीक करती है, डॉक्टर विंड। क्लियर। चलें, अब अगला, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या, ये कोई पर्वत है, ये कोई पर्वत है, तो अगर कोई हवा ऐसे आई, हर बात आगे तक काम आने वाली है, कोई बात कहीं नहीं कटने वाली है। कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर को। यदि कोई हवा ऊपर की ओर को जाएगी, हम खड़े फिलहाल रुड़की में प्लेन पे और हम जा रहे लद्दाख पे, हवा ठंडी हो गर्म होगी। यहाँ से लद्दाख जाते हुए तुम्हें हवाएं ठंडी ठंडी लगेंगी, गरम गरम लगेंगी, ठंडी लगेंगी। तो क्या मतलब है, जो भी हवा पर्वत के सहारे ऊपर उठती है, तो हर 65 मीटर ऊपर उठते ही हवा का 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। ये बात हमेशा याद रख लेना, हमेशा। जब भी हवा ऊपर जाएगी तो कंडेंस या ठंडी होती जाएगी, आपस में गुथती जाएगी, और अधिक ऊंचाई पे क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर ऊपर चली गई तो क्या 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाएगा 1 किलोमीटर पे। बादल हैं 8 किलोमीटर पे, बादल है कहाँ, 8 किलोमीटर पे, 8 6 48, 8 चौक 32, कितने, -50 डिग्री सेल्सियस। तो बादलों के अंदर जो सामान भरा पड़ा है वो कैसे हैं, हिमकण। हिमकण जो जलवाष्प यहाँ से ऊपर उड़ी है वो फिर आपस में गुथी है, और गुथने के बाद क्या बनाया उसने, इसे कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन, उसने बनाए हैं बादल। तो क्वेश्चन आ रखा है क्लियर, क्या, उत्तराखंड फिजिक्स के अंदर, क्या, कि बादल हैं संघनन का एक रूप, इट इज ए फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, जो आपस में मिल गई हैं, कंडेंस हो गई हैं। यानी कोई पवन अगर ऊपर जाती है किसी पर्वत की ढाल के सहारे, तो ऑलवेज क्या हो जाएगी, ठंडी। क्लियर। अगर कोई पवन पर्वत की ढाल के सहारे नीचे आ रही है तो कैसी हो जाएगी, गर्म। क्लियर बात। तो तुम तो होशियार हो गए अब। यानी बात समझना शुरू कर दो एक बार, और ये समझी हुई बातों का लॉजिक समझ लो ऐसा क्यों है। ठीक, जैसे तुम लद्दाख से अपने घर की तरफ को आओगे गर्मी बढ़ती जाएगी। यहाँ भी तापमान चल रहा है 20-25 के आसपास, ठीक है, और वहाँ चल रहा है 5-10 के आसपास। तो पर्वतों की ढाल के सहारे हवाएं ऊपर जाएंगी तो ठंडी हो जाएंगी, और नीचे आएंगे तो गर्म हो जाएगी। तो बस ये रहा पर्वत। कौन सा, ड्रैकेंसबर्ग। कौन सा पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग। कहाँ है, साउथ अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है ड्रैकेंसबर्ग, उससे नीचे उतरती है एक हवा। तो जो भी हवा दुनिया में किसी पर्वत से नीचे उतरती है उसे कहते हैं गर्म हवा, वार्म विंड। ठीक, तो बर्ग कैसी हवा है, एक गर्म हवा।
ठीक क्या, कहाँ उतर रही है, इस पर्वत से नीचे। दुनिया में कहीं भी कोई हवा पर्वत से नीचे उतरेगी तो गर्म होगी। तो कैसी हवा है, गर्म। कहाँ चलती है, साउथ अफ्रीका। किससे, ड्रैगन्स पर्वत से नीचे उतरती है। चलें आगे। इतनी कहानी में कोई दिक्कत क्या? ड्रैगन्सबर्ग तो इसका एक पर्वत है साउथ अफ्रीका का, वो है जोहान्सबर्ग। तो सीखते जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता अगर आपने ठान ली। ये बात आप भी चेक करना, हमने तो क्या तजर्बा कर लिया इस बात का कि बहुत से आदमी इस तैयारी में आते हैं थोड़े बहुत जुनून से, या क्या, थोड़े बहुत मोटिवेशन से। उनका वो मोटिवेशन और जुनून बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। फिर वो क्लास छोड़ते हैं, फिर वो सोचते हैं कोई आसान चीज़ पकड़ ले जिसमें तेरा नंबर जल्दी आ जाए, ठीक क्या। तो फिर वो बेचारे और छोटा एग्ज़ाम पकड़ते हैं, फिर और छोटा एग्ज़ाम पकड़ते हैं। तो ये मेहनत है और टिकता हुआ जिसमें दम हो। जिसने सोच लिया मुझे बनना और उस बनने के लिए घंटा 1 लगे, 2 लगे, 4 लगे, वो सब कर देगा, ठीक है। ऐसी बड़ी नौकरी छोटी मोटी नहीं। तो हर चीज़ के लिए मेहनत है और इसके लिए निरंतरता की मेहनत है। 1 साल 2 साल, कम से कम 1 से 2 साल पर्याप्त है अगर कोई आदमी लगातार मेहनत करे तो, ठीक है। 1 साल में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो परफेक्टली, आंसर राइटिंग सहित, अगर आप रोज़ मेहनत करें। अपनी भी यही कोशिश है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो जरा। अब है अफ्रीका के खनिज या मिनरल्स। अफ्रीका के खनिज या मिनरल्स। तो अफ्रीका में कौन कौन से खनिज मिलते हैं? सबके पास नोट्स होंगे। सुझाव मेरा यही है कि नोट्स को आप हार्ड कॉपी में अपने पास रखें, +1 रखें एटलस, इतनी नीड है बस फिलहाल, ठीक है। ये टॉपिक तो इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। इतिहास इसकी अपेक्षा इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन याद करने वाली कहानियाँ हैं। फिल्म या कहानी मान लो आप उसे, जितना आप उसको समझोगे सोचोगे उतना ज़्यादा याद होगा और दिमाग में रहने वाला है। उसे पकड़ने में 2-4 दिन फालतू लगने वाले हैं इसकी अपेक्षा। इसकी तो एटलस, उसके तो कोई एटलस नहीं तुम्हारे पास, ठीक है नहीं। तो उसे याद करने में दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी हिस्ट्री वाले सेक्शन में, ठीक है। इसमें तो बहुत सहायता है मैप्स की। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अयस्क, एक होती है धातु या खनिज। अयस्क क्या चीज़ है? व्हाट इज ओर एंड व्हाट इज मिनरल? दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही बात है, सही कह रहा। यानी मिट्टी में आपने खोद लिया क्या, 1 क्विंटल सामान, 1 क्विंटल सामान। अब इसमें से कितना लोहा प्राप्त हुआ सारी अशुद्धियाँ दूर करने के बाद? तो अयस्क तो क्या है, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जिसे खुदाई से आपने प्राप्त किया, ठीक क्या। हर चीज़ का अयस्क अलग अलग होता है, ठीक क्या। जैसे लोहे का अयस्क क्या है, आयरन और लोह अयस्क, ठीक। ऐसे तुमने खोद लिया क्या, बॉक्साइट, धरती में से। बॉक्साइट को साफ किया, तुम्हें क्या मिला, एल्यूमिनियम, ठीक। इससे क्या मिला तुम्हें, लोहा। तो यह है धातुएं या खनिज जो आप खनन करके प्राप्त करते हैं, किससे, ओर से। क्लियर? ये बातें क्लास 8, 7, 6 की हैं, लेकिन क्यों बता रहे हैं, क्या बताऊं, भूल गए हूँ। चले, तो अयस्क धरती में से खोदते हैं, अशुद्धियाँ साफ करने के बाद प्राप्त होता है उसमें से क्या, पिच ब्लेंड, उससे मिलता है यूरेनियम। तो अलग अलग अयस्क हैं, इन सब का जिक्र आएगा, पढ़ेंगे इनके बारे में भी। अभी हमने पढ़ा क्या इसका नाम है, अब देखते हैं अफ्रीका में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला हीरा, डायमंड। तो कहाँ से मिलता है, हमने जिक्र किया दुनिया में अफ्रीका से अधिक हीरा कहीं नहीं है। अफ्रीका स्वर्ण भंडार में भी, हीरे के भंडार में भी, हीरे में भी और सोने में वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो इसे कहते हैं चमत्कार। तुम्हारे घर में हीरा ही हीरा है, तुम्हारे तन पे कपड़े भी नहीं, पेट में रोटी नहीं, मकान नहीं और दुर्गति का जीवन व्यतीत कर रहे हो।
यानी क्या नहीं कर रहे तुम हीरे का मैनेजमेंट। जी, दुबई में कुछ नहीं सिवा तेल के। दुबई तो ट्रेड सेंटर, सामान बिक रहा है तकड़ा करके। दुबई ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एग्जाम्पल दिया जाए सबके सामने, सस्ता है, वो टैक्स नहीं देता फालतू। उसने कहा पैसे तो मैं इससे कमा लूँगा तेल से, तुम तो यहाँ घूमने आ जाओ, इतनी बेकार जगह है भी जहाँ गर्मी है 50 डिग्री की, लेकिन मैं तुम्हें क्या दूंगा, ऐसी फैसिलिटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल, कोई टैक्स नहीं है, लो सस्ता सामान, टॉप क्लास। सोना 11 हाथियों में इतना वजन है, हर साल कहाँ से बिक रहा है? वर्ल्ड का 1/4 सोना बिकता है दुबई से। यानी कैसा है, टैक्स फ्री सामान है, वो बढ़ा रहा है अपना ट्रेड। अगर नाम मात्र का टैक्स भी लेगा तब भी बहुत पैसे बचाएगा, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका मसला कुछ और है, वहाँ वो सामान पैदा नहीं होता, बिकता है। ठीक है, जैसे हम सुनने वाले, अब हीरा पूरे विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में नंबर 1 पे कौन है? हीरे में नंबर 1 पे बोत्सवाना, नंबर 2 पे कांगो या जायरे देश का नाम है, और नंबर 3 पे कौन है? साउथ अफ्रीका। हीरे में नंबर 1। ठीक, अब ये बताओ, कोयला और हीरा एक ही बात है, अलग अलग बात है? एक ही बात है। यानी क्या मतलब है? कोयला भी कार्बन का ही रूप है और हीरा भी कार्बन का ही रूप है। हीरा धरती में कैसे बनता है? बिल्कुल सही बात, एकदम। धरती में कोयला कहाँ से आया? कौन चला गया दाब के काला काला कोयला? अगर तुम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछने के, तो बातों की तह में नहीं जाने के, और एनालिटिकल स्टडी, हर बात का करना, विश्लेषण, वो संभव नहीं हो पाएगा। और आपको बात दिमाग में पक्का नहीं बैठने की, वो क्या रह जाएगा? खाली रट्टा। धरती में कोयला कैसे आया? आदमी का कोयला बना कोई? पेड़ वगैरह। यानी अगर एक प्लेट के ऊपर खड़े थे पेड़ खड़े थे, इनमें कार्बन था, हम में भी कार्बन है। ठीक, क्या कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन हो, और इस प्लेट के ऊपर क्या आ गई? दूसरी प्लेट। धरती में प्लेटें कहाँ चली गई? एक के नीचे एक। अगर इस वाली परत के ऊपर क्या खड़ी हैं? वनस्पतियाँ, पेड़ आदि। जैसे ही वो अंदर गए, ठीक, क्या धरती के अंदर गर्मी है। धरती में हर 32 मीटर नीचे पहुँचते ही 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। हर 32 मीटर पे 1 डिग्री। अगर कुछ किलोमीटर नीचे पहुंच गया होगा वो तली, तो उसके ऊपर का खड़ा पेड़ क्या हो गया होगा? उस अग्नि ने गर्म कर दिया होगा। अब जरा एक बात का उत्तर दे दो, अगर किसी चीज़ को मैं, लकड़ी को आज जला दूँ यहाँ पे, और जलाने के बाद उसे ऑक्सीजन ना मिले, धरती के अंदर वहाँ ऑक्सीजन है नहीं, तो वो जल तो जाएगी, लेकिन पूर्ण जल के राख नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर कहीं नहीं है तो आग जल नहीं सकती और पूरा सामान राख नहीं हो सकता। तो यहाँ आग तो लग गई, इस लकड़ी पे आग डाल दो आप अपने यहीं पे ही, और अब पानी डाल दो उसके ऊपर, तो अब एक आदमी उसे फिर कुछ दिनों बाद तोड़ेगा, अपनी प्रेस में डालेगा, और फिर आग लगाएगा, और फिर प्रेस करेगा। करते हैं लोग, उसे कहते हैं चारकोल। क्या है वो चीज़? लकड़ी के कोयले। अभी उसमें कार्बन है, जलने वाला पदार्थ है, अर्थात क्या, ये जो चारकोल है यहाँ कैसा है? अभी संपूर्ण जल नहीं पाया। अब ये अलग अलग क्वालिटी का है, पढ़ेंगे आगे जाके। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, जिसमें पूरी आग लग गई और मैक्सिमम सामान जल गया, उसका नाम है लिग्नाइट, भूरा कोयला, बेकार हो गया। ठीक है, जो अभी नहीं जल पाया, उसमें उसका मात्रा थोड़ी कार्बन की कम है, वो बिटुमिनस है, जो भारत में मिलता है। और बेस्ट क्वालिटी, जिसमें भयंकर वाला कार्बन है, तकड़ा 90% तक, एंथ्रेसाइट, भारत में बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, तो अब ये वनस्पति अंदर दब गई। दबने के बाद धरती गर्मी ने इन्हें किस में कर दिया तब्दील? कोयले में। तो ऊपरी परतों में, जिन्हें कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स या परतदार चट्टानें, इनमें तो मिलता है कोयला। ठीक, लेकिन ये और गहराई में पहुंच जाएं, तो जैसे ये और गहराई में पहुंचेगा कोयला, तो इसके ऊपर दबाव बढ़ने वाला है प्लेटों का।
यहाँ पड़ रहा होगा मान लिया 1000 टन, तो यहाँ पड़ेगा 1,00,000 टन। तो ये क्या हो गया, और कंप्रेस। ये और कंप्रेस हुआ तो हीरा भी कार्बन का ही रूप है और कोयला भी कार्बन का ही रूप है, दोनों ही कार्बन है। तो उसने इतना भयंकर कंप्रेस कर दिया, क्या बना दिया, पृथ्वी का हार्डेस्ट मटेरियल, यानी सबसे कठोर तत्व। अब ये वैसे नहीं मिलने का, ये 2 किलोमीटर नीचे था, कंप्रेस तो वहीं हुआ होगा। अब जहाँ पर ज्वालामुखी निकलने शुरू हो गए, ये बहुत कठोर पदार्थ है, खाना का पिघलने का नहीं, ज्वालामुखियों ने से ऊपर आना शुरू कर दिया। तो जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी गतिविधियाँ अधिक हुई हैं, ठीक क्या, धरती के अंदर से, उसने ऐसे कठोर पदार्थों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब ये बाहर आ गया तो नदियों ने बहाकर कहीं और जाना शुरू कर दिया। तो उन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में लोग इसे खोदते हैं, मिट्टी को छानते हैं, पत्थर प्राप्त करते हैं, पत्थर है एक, ठीक है, उसे तराशते हैं, ठीक क्या, और तराशने के बाद वो चमकता है किस सिद्धांत के कारण से, उस सिद्धांत का नाम है क्या, कंप्लीट टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरे में जितनी लाइट जाएगी उतनी ही वापस आएगी, इस सिद्धांत पे चमकता है हीरा। तो हीरा किस कारण से धरती में बनता है, क्लियर। अफ्रीका में कहाँ कहाँ मिलता है। अब हीरे की वर्ल्ड की सबसे बड़ी खान कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या नाम है, अफ्रीका में तो बोत्सवाना है तो उत्पादन होता है, खान का नाम। इस देश में से तो हीरा मिला, बड़ी मात्रा में मिला, यहाँ से मिला, साउथ अफ्रीका। तो दुनिया के सबसे बड़े हीरे का नाम तो है कुलीनान, जो 1905 में 25 जनवरी 1905 को एक खान है प्रीमियर, वहाँ से निकाला गया था, प्रीमियर खान से 3106 कैरेट का। किस में होता है हीरा, कैरेट में, 1 कैरेट 31 ग्राम, 3106 कैरेट प्रीमियर खान से, ठीक। विश्व की सबसे बड़ी खान हीरे की, जिसका नाम है किम्बरले, किम्बरले साउथ अफ्रीका। यही कारण था, इतना भयंकर हीरा और सोना था कि ब्रिटेन बहुत मुश्किल से बड़े संघर्षों के बाद क्या छोड़ पाया, साउथ अफ्रीका को, नहीं तो गुलाम बना के रखा। कारण था हीरा और सोना कि हम छोड़ने के नहीं, तो दुनिया भर का माल लूट लिया और अपने घर में भर लिया। हमारा हीरा कौन चुरा के ले गए, राजाओं के माध्यम से ब्रिटिशर्स। कौन, कोहिनूर, क्लियर, कोई दिक्कत। तो 2 बड़ी खानें हैं यहाँ पे, एक का नाम किम्बरले, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी खान है अफ्रीका में हीरे की। तो जितनी भी हीरे और सोने की खान होती है सारी बहुत गहरी खानें होती हैं, किलोमीटर तक गहरी। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा प्रीमियर, ठीक। हालांकि मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं, हाल ही में वर्ल्ड का इससे बड़ा हीरा मिल गया है एक, रशिया में, ठीक है। माइन, प्रीमियर माइन से निकला कुलीनान नाम का हीरा, ठीक है। अब दुनिया में हीरा कहीं निकलता हो कोई बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास तो नहीं निकलता। हमारे पास तो हीरे की मात्र एक खान है मध्य प्रदेश के पन्ना में, ठीक है, वहाँ से भी नाम मात्र के हीरे निकलते हैं। कभी बहुत हीरे हमारे पास थे, कहाँ पे, गोलकुंडा, इस आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, जहाँ से कभी क्या निकला था, कोहिनूर। वो खाने सब खत्म हो चुकी, फिलहाल के टाइम पे पन्ना मध्य प्रदेश में है। अब दुनिया में कहीं कितना ही हीरा निकलता हो, 2 बातें हमेशा ध्यान रखनी है, वो नोट्स में नहीं है इसलिए कहता हूँ कुछ बातों को लिखना। नोट्स तुम्हारे पास होगा तो वहीं लिखो, बहुत अच्छा होगा, टाइम बचेगा। क्या दुनिया में हीरा चमकता है ड्यू टू कटिंग एंड पॉलिशिंग, कटिंग एंड पॉलिशिंग, अलग अलग एंगल से उसे कट करना, कट करने की भयंकर कला है। एक पत्थर बन जाए करोड़ों का, अगर सही से कटिंग हो जाए तो कटिंग करने वालों को कितनी भयंकर नॉलेज चाहिए, पढ़ाई की नहीं, उस काम की, उस काम की, ठीक क्या। और इस हीरे का एक एक कण बहुत महत्वपूर्ण है। इस हीरे का एक कण लगा दो एक टिप पे और वो टिप ऐसे खींच दो, कांच कट गया। काटते हैं कांच, क्या रहती है उसके ऊपर, डायमंड टिप। यानी दुनिया का इतना कठोर पदार्थ है, बहुत सारे सामान हीरे से कटते हैं, बहुत फाइन, एकदम काट देता है। तो इसका तो हर सामान कीमती, यानी क्या, डायमंड डस्ट वो भी बिकने वाली, उसका भी काम आएगा,
दूसरा क्या काम होगा, कोई भी हीरा चमकता है कटिंग एंड पॉलिशिंग के माध्यम से, कटिंग और पॉलिशिंग के द्वारा। तो दुनिया में 80% हीरा, दुनिया का 80% हीरा, चाहे वो कहीं पैदा होता हो पूरी दुनिया में, रशिया में चाहे अफ्रीका में। आज हीरे के वर्ल्ड के 3 बड़े अड्डे हैं, रशिया, चाइना और अमेरिका। ठीक, वो रशिया, चाइना और वो क्या नाम ये अफ्रीका महाद्वीप। तो 80% हीरा कहाँ आता है घूम के, भारत में। विश्व का 80% हीरा भारत में होता है कटिंग एंड पॉलिशिंग। कहाँ पर, विश्व की हीरे की राजधानी सूरत, गुजरात। सूरत, गुजरात। विश्व का 80% हीरा कटिंग एंड पॉलिशिंग कहाँ होता है, भारत में। बहुत सारी कंपनी, सारी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी, डी डमास हो चाहे कोई अन्य हो। और तुमने सुना है कि सावजी ढोलकिया एक कंपनी के मालिक ने अपने कंपनी कर्मचारियों को फ्लैट और कारें गिफ्ट की, क्योंकि वो कर्मचारी क्या करके दे रहे हैं उसके लिए, अरबों खरबों का काम। हर एक को गाड़ी और फ्लैट, यानी क्या, सबको दे रखे हैं टारगेट और अच्छा काम जो कर रहा है उसे क्या मिल रहे हैं, बहुत तकड़े बोनस, क्योंकि वो आदमी विश्व में सामान बेच रहा है इस चीज़ का और फ़ायदा कर रहा है। तो हम पूरे विश्व में 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी कहाँ लगा पड़ा है, सूरत में, जो लगातार काम कर रहा है, जिसे कोरोना ने तोड़ दिया। फैक्ट्री और काम बंद हो गया तो सूरत से बहुत से लोग निकले, कहाँ पहुँचे, अपने घर। वो तो किसने पहुँचाए, वो सेक्टर, क्या नाम, जिसने पहुँचाए, सोनू सूद। सरकारें तो क्या होगी, फेल। इतनी बड़ी बड़ी सरकारें किसी को नहीं भेज पा रही। अब जितनी रैलियाँ चल रही हैं चुनाव की, उन सब में हेलीकॉप्टर लिए फिर रहे हैं। और वो लोग बिहार के अन्य क्या बता रहे हैं कि कहाँ थे हेलीकॉप्टर, हम कहाँ फिर रहे थे, सड़कों पे पैदल। अब तुम्हें वोट देने के हम चले आगे। यानी जनता हो चुकी है बहुत जागरूक। अब वो हिंदू मुसलमान के नाम पे, आदि के नाम पे बंटने वाली नहीं है। अब वो क्या चाहती है, विकास। जो लोग सीमित या पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़ चुके वो अब भी क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट। चले आगे। तो हीरे का कटिंग पॉलिशिंग कहाँ होता है, भारत में। लेकिन हम तो इतने पैसे वाले ही नहीं हैं जो हीरे पहन ले। क्लियर। तो कटिंग पॉलिशिंग तो हम कर देंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े हीरो को हम ले लें, ये हमारे बस का मामला नहीं है। क्यों नहीं है, चेक करके देख लो भारत में क्या चल रहा। भारत में हर 1.5 घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है, भारत सरकार के अनुसार। 1.5 घंटे में एक किसान। और 1994 से लेके जब से सरकार ने किसानों की आत्महत्याओं का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, उससे पहले रिकॉर्ड नहीं था। 2020 तक कितने, लगभग 3,60,000 किसान आत्महत्या करके मर चुके हैं। ये काम मिनट बाय मिनट चल रहा है। यानी हमारा अन्नदाता किस हालत में है। और इस देश के 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो 60% तो खेल खत्म, इनके बस का तो बेचारों क्या नहीं है। रोटी खाने की चुनौती हो रखी है, समस्या बहुत सारी है। यानी कृषि क्षेत्र के अंदर इतना पैसा नहीं है जो लोग वो बहुत सारे सामान अफोर्ड कर पाएँ। दूसरा, भारत के 42.6% जो बच्चे हैं यूनिसेफ के अनुसार, वो कैसे बेचारे, कुपोषित, उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है। सफर्ड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, यानी वो कुपोषित हैं। तो बच्चे ऐसे हैं। अब जो भारत की महिलाएं हैं, इनमें खून ही नहीं है। कितनी में, 1/3 ऑफ इंडियन वीमेन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। यानी इनमें खून की कमी है। जिसमें खून की कमी होती है वही दिन में क्या देखते हैं, सफ़ेद सफ़ेद तारे से चक्कर से आते रहते हैं। वो आदमी सही एंडोरेंस ताकत से काम नहीं कर सकता, वो जब वो स्वस्थ ही नहीं है। तो जब कोई माताई 1/3 ऐसी हैं जो स्वस्थ नहीं हैं, उनके बच्चे कैसे होंगे, ये चिड़िया के बच्चे, उन्हें बचाना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए क्या ज़्यादा होगी भारत में, शिशु मृत्यु दर तो बहुत ज़्यादा है। यानी क्या, मध्य प्रदेश में भयंकर है। तो जिस देश के बच्चे भूखे पड़े हों, माताओं में खून न हो, किसान आत्महत्या कर रहा हो और हजारों समस्याएं हों, ठीक क्या, जहां हर 13 मिनट में बलात्कार हो रहा हो, देख रहा पूरा भारत। यानी जहां इस प्रकार की समस्याएं हों, उस देश की हिम्मत क्या नहीं है, हीरा खरीदने की नहीं है। तो हीरा हम नहीं खरीदते,
कौन खरीदता है? हीरा खरीद। एंटवर्प बेल्जियम, हीरे की सबसे बड़ी मंडी। एंटवर्प बेल्जियम, विश्व की हीरे की सबसे बड़ी मंडी। वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड मार्केट, एंटवर्प बेल्जियम। इससे बड़ी कोई मार्केट वर्ल्ड में नहीं है। किधर बात? यानी क्या? हीरा उत्पादन में कौन है? अफ्रीका। उसके खाने कौन सी हैं? उसे कटिंग पॉलिशिंग कौन करता है? और उसे खरीदता दुनिया में कौन है? कौन? यूरोप वाले पैसे वाले लोग, संपन्न डेवलप कंट्री। ठीक है। सेकंड, गोल्ड, सोना। ठीक। अब जैसे हीरे में अफ्रीका महाद्वीप विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है, सबसे बड़ा भंडार इसी के पास उपलब्ध है, तो ऐसे सोने में वर्ल्ड में नंबर 1 कौन है? अफ्रीका। ठीक। और सोने की बात करें तो कुछ कंट्री का नाम ध्यान रखो, जैसे साउथ अफ्रीका, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान भी इसी के पास है, विटवाटरसलैंड। विटवाटरसलैंड अफ्रीका की और विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है? साउथ अफ्रीका। ठीक। और इसके बाद ये सोना बहुत से कंट्री में और भी मिलता है इसकी अपेक्षा। ठीक। इसके साथ साथ जिसमें कांगो भी है, बोत्सवाना भी है, लाइबेरिया भी है, बहुत से कंट्री ऐसे और भी हैं। कौन ये माइन है? ठीक। अब एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जो साउथ अफ्रीका का है, इसका एक एरिया है। साउथ अफ्रीका में एक एरिया है जिसमें बीचों बीच एक शहर है जिसका नाम है क्या? जोहान्सबर्ग। जो इसके बीच में स्थित है। इस क्षेत्र का नाम है ट्रांसवाल क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र सोने का सबसे बड़ा भंडार रखता है और इसके बीचों बीच में कौन है? जोहान्सबर्ग नगर। तो इसे कहते हैं स्वर्ण नगरी, सोने की नगरी। ठीक। जोहान्सबर्ग। और इस क्षेत्र में ही मिलते हैं 2 जानवर, एक का नाम है जेबरा और एक का नाम है जिराफ। टीवी में देखा होगा तुमने। जेबरा और जिराफ इस क्षेत्र के मुख्य जानवर हैं और इसके बीचों बीच में जोहान्सबर्ग नगर है जिसे कहते हैं गोल्ड सिटी, जहां सोने की बहुत सारी खाने हैं। ठीक। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोने का क्षेत्र। जी। विटवाटरसलैंड। डायमंड की थी किम्बरले। मार्केट एंटवर्प बेल्जियम। किम्बरले KIMBERLEY, किम्बरले। ठीक है। मिटा दूं? हीरा सोना ट्रांसवाल क्षेत्र। आगे तांबा। ये बताओ, हमने तांबे के बारे में बात पढ़ रखी है, कॉपर। तांबे का भंडार कहाँ मिलता है? अफ्रीका महाद्वीप में। कॉपर कटंगा जायरे, यानी कांगो में क्षेत्र पड़ता है कटंगा। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में कटंगा जायरे सबसे बड़ा स्थान है तांबे के लिए। कटंगा जायरे या इसका जो पुराना नाम है कांगो। ठीक। और इसके अलावा जाम्बिया।
बस ये देश एक ही है, जाहिर है, राजधानी कॉन्गो कह लो आप, देश का नाम भी कॉन्गो ही है। जाम्बिया, चले, कटंगा, जायरे, सोने का वो तांबे का सबसे बड़ा क्षेत्र, और जाम्बिया, ठीक, जाम्बिया नोट कर लियो अगर नोट्स में ना हो तो, ठीक है, तांबे के लिए। अगला फास्फेट, बताओ अभी कहाँ जिक्र आया था इसका, फास्फेट का, फोस्फेट, फोस्फेट कहाँ मिलता था, हमने कहाँ पढ़ा था ये, मोरक्को, मोरक्को में जो एटलस पर्वत है वो इसी के लिए फेमस है, तो यहाँ मिलता है फोस्फेट, जिसका इस्तेमाल होता है फास्फोरस के लिए, खेतों में खाद डालने के लिए एनपीके के रूप में, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस पी और पोटेशियम के, उनका एलिमेंट है एक, तो ये कहाँ है, मोरक्को एटलस पर्वत। पेट्रोलियम, ये हमने पढ़ा, पेट्रोलियम धरती पर कब आया, जुरासिक काल के बाद, और ये क्या हैं, जीवों के अंश, यानी जीवाश्म, ये जीवों के अंश हैं जो धरती में हैं और हम निकाल रहे हैं, फिलहाल रिफाइन कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। तो पेट्रोलियम, अफ्रीका में पेट्रोलियम या तेल के भंडार कहाँ हैं, नंबर 1 नाइजीरिया और नंबर 2 लीबिया। दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑयल, जिसकी रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत कम है, जिसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत कम है, लो क्वालिटी सल्फ़र, तो वो कहाँ है, लीबिया में। तो नाइजीरिया, ठीक, दूसरा लीबिया, तीसरा अल्जीरिया, इसी के बराबर का देश है अल्जीरिया, चौथा साउथ अफ्रीका, ठीक, और एक सूडान का क्षेत्र, 2, इनके नाम जरूर ध्यान रखने हैं। ये है दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, नोट्स में ना हो तो नोट कर लेना। एक का नाम तो कोर्डोफान, ऐसे नाम यूपीएससी पूछता है, ये नहीं अब तक पूछा, ये पूछ चुका है। डारफूर, कोर्डोफान और डारफूर सूडान के एरिया हैं जहाँ बड़ी मात्रा में तेल के भंडार हैं, और साउथ अफ्रीका डारफूर है, डारफूर और कोर्डोफान। चलें आगे देखो जरा जी, कुछ बातें नोट्स में ना हो तो अपडेट कर लियो उसे। अब जी, जो ये आपने बताया नाइजीरिया और लीबिया, ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी में भी हैं, और अफ्रीका में तो नंबर 1 पे हैं, नंबर 1 नंबर 2, वर्ल्ड में स्थान हो सकता है इनका ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ तो टॉप कंट्रीज हैं जिनके पास सबसे अधिक तेल है। और 2 बातें होती हैं, एक होता है रिजर्व, धरती में दबा हुआ, और एक होता है प्रोडक्शन। आज वर्ल्ड में सर्वाधिक अप्रूवन या प्रूव हो चुके रिजर्व वर्ल्ड में नंबर 1 कहाँ है, वेनेजुएला, यानी विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार, वर्ल्ड ऑयल रिजर्व मैक्सिमम कहाँ है, वेनेजुएला, वर्ल्ड में नंबर 1, ठीक। वेनेजुएला है, भयंकर गरीबी है, बुरी हालत में चल रहा है, लोग भूखे मर चुके हैं, पूरे देश का 40% वेट कम हो चुका है एवरेजली, जिस पे पूरे वर्ल्ड का सर्वाधिक तेल हो और उनके लोग भूखे मरते हों, क्योंकि देश का जो 95% पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, तेल से, और तेल बेच के आप सामान लाते हो, लेकिन तेल तो है, आप निकाल ही नहीं पा रहे तेल को, ना कर पा रहे मैनेजमेंट, कंपनी तेल को निकाल रही है, उसमें आपने देश का हर आदमी नौकरी पर लगवा दिया, कंपनी को घाटा हो रहा है, मैनेजमेंट कर नहीं पा रही है, जो विदेशी लोग तेल निकाल रहे थे वो सब भगा दिया आपने, तो आप फंस गए, ठीक है। तो आज गरीबी भुखमरी बहुत बुरी हालत में है, ठीक है। वेनेजुएला विवाद चल रहा है वो तकड़े वाला, यूएसए चाहता है क्या, राष्ट्रपति को हटाए, अपना आदमी बैठाए और तेल की लूट शुरू कर दे अपने यारों के साथ साथ, यूरोपियन कंट्री के साथ। चले, पेट्रोलियम के बाद अगला बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम,
कहीं बॉक्साइट होगा तो इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनियम। अर्थात क्या, बॉक्साइट एक देश में है, गिनी। गिनी देश में बॉक्साइट के बड़े भंडार उपलब्ध हैं। मैंगनीज एक देश पड़ता है गैबोन। गैबोन, यहाँ मिलती है मैंगनीज, यहाँ मिलता है एल्यूमिनियम या बॉक्साइट, गिनी में। ठीक है। क्रोमियम, ये बताओ हीटर का तार और प्रेस का एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है? हीटर का तार और प्रेस का एलिमेंट विशेष प्रकार का है। लंबा करो, खींचो, कहीं कुछ कर दो, इतना तापमान लेने के बाद भी कई हजार डिग्री पिघलता ही नहीं। क्या नाम है उसका? कुछ नाम है उसका। टंगस्टन तो बल्क तंतु होता है, उसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम। ठीक। निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन लोहा, इन चार से मिलकर बनता है। ऐसी धातु बनाते हैं, इसे कहते हैं एलोय, मिश्र धातु, जो अधिक तापमान ग्रहण करने के बाद भी टूटे ना। इतना तापमान कुछ और चीज़ कर दो वो गल जाएगी। तो क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलना क्या करता है? बहुत कम, यानी बहुत ज़्यादा जाके गलेगी, वैसे नहीं गलने वाली, हज़ारों डिग्री के ऊपर। तो तापमान अपने पास सोख के रखती है। प्रेस का एलिमेंट, हीटर का तार नाइक्रोम का बनता है। तो जो मैग्नीज है वो भी कैसी है? एलोय मेटल, मैग्नीज भी। और क्रोमियम भी कैसी है? एलोय मेटल, इसमें इस्तेमाल होती है। वर्ल्ड में नंबर 1 क्रोमियम में साउथ अफ्रीका, हम वर्ल्ड में नंबर 2। ठीक है। क्रोमियम में दक्षिण अफ्रीका। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहुँचे आगे। अफ्रीका में कौन कौन चलती हैं पवनें? ठीक। इसके बाद अफ्रीका में कौन कौन सा है खनिज? अगली बात इससे आगे। एक वीक में सारा पूरा ख़त्म। एशिया में लगने वाला है बहुत टाइम। एशिया से क्लास कोई मत छोड़ दो बिल्कुल भी, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्योग्राफी की बातें ज़्यादा चल रही हैं और वहाँ और बातें बहुत ज़्यादा चलेंगी। कंट्रियों के आज के झगड़े, सारे तनाव सब पढ़ेंगे वहाँ पे। हाँ, हर चीज़ पढ़ने वाले, पूरे कंट्री क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है इनकी। अब अफ्रीका की जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में कौन कौन जनजातियाँ हैं? ठीक। तो ऐसा तो कोई टॉपिक है नहीं जैसे हमने मैप पे ना किया हो। तो आपको जब यहाँ से पढ़ के आप चले गए, अब पढ़ने के बाद आपने एक बार रीडिंग मारी विद एटलस, अब दोनों बंद कर दो। और बंद करने के बाद ब्लैंक मैप लो, खाली मैप, दुकान से भी आते हैं, चाहे अपने हाथ से बना लो आप। ठीक है। और उस पर जितनी बात आपने पढ़ रखी, टॉपिक का नाम लिखो और भर के देखो मैप पे चीज़ है कहाँ। एक बार की मेहनत है। इनसे टॉपिक से क्वेश्चन कभी आएगा तो बचने वाला नहीं है, वो कहीं भी आ जाए, क्वेश्चन पक्का आने वाला। ठीक है। नहीं, आप ही का एग्जाम बनना यूपीएससी का भी और राज्य पीसीएस का भी, उत्तराखंड का भी है, यूपी का भी। ठीक। जनजातियाँ तो कहाँ कहाँ कौन कौन रहती है? एक तो रहती है सेंट्रल अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में, नाम है पिग्मी। सब मैप पे पता होना चाहिए हमें बस। एक मसाई, पिग्मी, मसाई। और यहाँ रहती है आपकी बुशमैन। ठीक। यहाँ रहती है आपकी साउथ अफ्रीका में जुलू। ठीक। यहाँ रहती है आपकी नामीबिया में होटेंटोस, जिसके इतने बड़े होठ वो उतना ही सुंदर इनके लिए। ठीक। क्या मतलब? हर चीज़ की अलग अलग परिभाषा अलग अलग देशों में। तुम लोग उनका मजाक। होसा और फुलानी, होसा फुलानी। ठीक। सहारा मरुस्थल में बद्दू और
ट्यूनीशिया में फरीदी, फरीदी क्या नाम लिखा हुआ, फरीदी, फरीदी का लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। पिग्मी, मसाई, होसा, फुलानी, ये फरीदी है, फरीदी चेंज करो। एक यहाँ है हुती, तुत्सी, बहुत खतरनाक है, लड़ते लड़ते 15-20 लाख मर चुके हैं, रवांडा में रहती हैं। ठीक है, तो अफ्रीका में कौन कौन सी मुख्य जनजातियां हैं? ठीक, तो ये हैं। अब मैंने ये बात लिखी, तुम्हें लगा बड़ा आसान होगा मामला, ये आसान ही है, घबराने वाली कोई बात नहीं। बस 1-2 बार आप रिवाइज कर दें, एक दे के देख लें टेस्ट, और उसके बाद किताब बंद कर दें और कुछ ही पूछवा के देखें। अफ्रीका में एक महाद्वीप पक्का, विदिन 2 डेज। जी, देश का नाम है रवांडा, बिल्कुल। रवांडा, युगांडा, बुरुंडी, वो सरनाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक, क्या इंटरेस्टिंग नाम लगते हैं बहुत। तो पहले की बात करें किसकी? पिग्मी। अब पिग्मी क्या है? दुनिया की सबसे छोटे कद की जनजाति कौन है? पिग्मी। कहाँ रहती है? मध्य अफ्रीका में रहती है, कांगो आदि के अंदर। ठीक, और सब नोट्स में दे रखा है, विश्व की सबसे बड़ी शिकारी जनजाति है। यानी ये कौन है? बोर्न हंटर्स, जन्मजात शिकारी। लेकिन रहते कहाँ हैं? अब जिस एरिया में ये रहते हैं वहाँ मिलती है सवाना जलवायु, सवाना क्लाइमेट, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ऊंची कड़ी मोटी घास मिलती है, इतनी ऊंची कि हाथी से भी ऊंची ऊंची, यानी 2-2 मंजिल ऊंचा। ठीक, और इसका मुख्य पौधा मक्का है यहाँ पे, और आम आदमी भी दिखाई ना दे, इतनी ऊंची ऊंची घास है। उस घास का नाम क्या पड़ गया? एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास, उस घास का नाम, जो कहाँ मिलती है? सेंट्रल अफ्रीका में। कहाँ पर? सवाना क्लाइमेट के अंदर। अब उसमें कोई जानवर अगर एक बार आ जाए और कोई ऊपर बैठा हो तो बड़े आराम से शिकार करे, जानवर को ना भागने का ज़्यादा अवसर मिलता है ना देखने का अवसर मिलता है। तो पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक शिकार कहाँ होता है? यहाँ पे। करते कौन है ये लोग? पिग्मी लोग करते हैं। ठीक है, घास होती है उतनी ऊंची, उसमें बिखरे हुए पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के ऊपर घर बनाते हैं। कौन? ये। यानी यह जनजाति कहाँ रहती है? पेड़ों पे। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्या कि पिग्मी जनजाति के विषय में विचार कीजिए, या क्या क्वेश्चन आएगा जब यूपीएससी घुमाता है बातों को? क्या कि अफ्रीका में निम्न जनजातियों के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग अफ्रीकन ट्राइब्स 1, 2, 3 कि यह जनजाति विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है, यह शिकारी होते हैं। ठीक, पेड़ों शाखाओं में घर बनाते हैं। अब ये कौन है? पिग्मी, फलाना, ढिमका। ये 4 ऑप्शन आपको देते हैं, 1, 2, 3 करके। ठीक, क्या या क्या दे दे कि पिग्मी जनजाति के विषय में बताइए। वो कितना ही घुमा ले, आपको दिमाग में होना चाहिए पूरी बातचीत। 1, 2, 3 बात कि 1 और 2 ठीक है, 2 और 3 ठीक है, 2 और 4 ठीक है, ऐसे करके वो देगा। या 1, 2, 3 ठीक है, 1 और 3 ठीक है। तो वो कैसे देते? बस आप अपनी बातों को एक बार रिवाइज करें, जितना रिवाइज करेंगे उतनी बातें आसान होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहुँचे अगले टॉपिक पे। देखिए, तो पिग्मी सबसे छोटे कद की शिकारी है, सवाना क्लाइमेट में रहती है, हाथी से ऊंची घास एलिफेंट ग्रास में बड़ी मात्रा में शिकार करती है। ठीक, क्या अगला? पेड़ की शाखाओं पे घर बनाती है, कांगो बेसिन में। अगली है मसाई। अब सिंपल शब्दों में तुम मसाई कहो चाहे कसाई कहो, बात एक ही है। यानी दुनिया के इतने खतरनाक शिकारी भी केनिया, तंजानिया और युगांडा 3 देशों में रहते हैं, और जानवरों को पालते हैं उनका खून पीने के लिए। ठीक, क्या इन्हें ब्लड सकलर, रक्त पिशाच, खून चूसने वाले भी कहा जाता है। इनके मवेशी भी अलग ही होते हैं, कैटल्स जानवर, जिन्हें जीबू कहते हैं। यानी जीबू नाम के जानवर को, जीबू नाम के जानवर को
पालते हैं, पशुपालक होते हैं और बड़ी मात्रा में उनका खून पीते हैं। ठीक, केन्या, तंजानिया और युगांडा में रहते हैं। केन्या, तंजानिया और युगांडा। क्या चीज़? कुछ नहीं कहती, काम ही ऐसा, जनजाति ऐसी ना, काम ही यही है। सरकार वाले भी काम करते होंगे। ठीक है। इनके घरों का नाम है कराल। ये भी घर कहाँ बनाते हैं? पेड़ की शाखाओं के ऊपर ही। घर का नाम है कराल। कराल घर का नाम। अगला होसा और फुलानी। ये दो जनजातियां हैं नाइजीरिया की, होसा और फुलानी, नाइजीरिया के अंतर्गत। ठीक है। नाइजीरिया के बारे में तेल का बड़ा भंडार है और पिछले कुछ वर्षों से एक आतंकवादी गुट बहुत सक्रिय है जो सुर्खियों में रहता है। नाम है बोको हरम। बोको हरम। और तुमने सुना हो तो 200 बच्ची अगवा कर ली, उनको स्कूल से उठा के ले गए। पूरे विश्व ने अपीलें की, राष्ट्रपतियों की पत्नीवादी ने भी कि इन्हें छोड़ दो, छोड़ा नहीं। तब से बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है सरकारों का। आस पड़ोस कंट्री 6 हैं जिन्होंने हमला बोल रखा है इस पे, और ये कर रहा है भयंकर रक्तपात बाको हरम। कहाँ? नाइजीरिया में। उसी देश में रहती है क्या? होसा और फुलानी। तेल के बड़े भंडार देश में हैं। ठीक। बुशमैन कहाँ की जनजाति है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में बुशमैन। ठीक। होटेंटोस नामीबिया, जिसका प्राचीन नाम था पश्चिम अफ्रीका, और नया नाम क्या है? नामीबिया। होटेंटोस नामीबिया। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना, कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना। क्लियर? जुलू साउथ अफ्रीका, जुलू साउथ अफ्रीका। क्लियर? दक्षिण अफ्रीका में कौन रहती हैं? जुलू, जो वहाँ के मूल निवासी हैं और सबसे मुख्य जनजाति हैं। तुमने देखा होगा जब भी कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति इनके पास जाता है तो ये उसे अपनी टोपी, अपना हैट सब पहना के उसके फ़ोटो लेते हैं, जैसे हमारे मणिपुर के लोग और अन्य लोग। ठीक। तो जुलू कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आती रहती हैं ये और ये। ठीक क्या? बद्दू, हमें हर बात जाननी है, वो इम्पोर्टेंट यहाँ हो चाहे ना हो, वो कहीं ना कहीं जरूर आएगी घूम फिर के। बद्दू रहती है कहाँ? सहारा मरुस्थल में। टेंट नुमा घरों में रहती है, टेंट नुमा घरों में रहती है, अस्थायी निवास रहते हैं इनके। ठीक है। सबसे बेकार मरुस्थल है जहाँ रहना है इन्हें, और वहाँ भी रहते हैं लोग, खाली वहाँ भी नहीं जगह वो। ठीक है। फरीदी, ये कहाँ है? ना लिखे हो लिख दो, अगर ना हो तो लिख दो। बद्दू सहारा मरुस्थल की है, और फरीदी कहाँ की है? ट्यूनीशिया की। जिसके नाम पे इस महाद्वीप का नाम पड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अफ्रीका। सबसे पहले यूरोपियन लोग यहाँ आके बसे थे। यहाँ के फरीदी लोग जिनके नाम पे इस महाद्वीप का नाम पड़ा, अफ्रीका, वो है कौन? फरीदी जनजाति, ट्यूनीशिया में। ठीक। हुती तुत्सी, ये रहते हैं कहाँ? रवांडा में। और पिछले कई सालों से जातीय हिंसा, यानी दो कबीले हैं जनजातियों के, एक जनजाति ये है, एक ये है, और दोनों भयंकर लड़ रही हैं। लाखों लोग मर चुके हैं। ठीक है। इनकी शांति की पहल चल रही है कि ये दोनों शांति कर लें, समझौता कर लें। इतने लाख लोग अब भी मर चुके हैं इन दोनों के। भयंकर जनसंहार, हमला कर दिया तो पूरी सिटी में हमला कर दिया, हजारों लोग मार दिए। तो कौन कौन ट्राइब से जनजाति है और वो कहाँ कहाँ रहती है, उनको लेकर क्या कोई खास बात है? क्लियर? यहाँ तक की बात है, इतनी बात में कोई दिक्कत है? अब अगला, अफ्रीका के घास के मैदान। उम्मीद है कल ये अफ्रीका पूरी ख़त्म हो जाएगी आराम से। ठीक है।
और उसके बाद पढ़ेंगे एशिया। कोई भी क्लास ना छोड़ दे एशिया महाद्वीप की पहली क्लास से, ढेर सारी बातें जानने वाली हैं। जी बताइए। अफ्रीका में जो वाइट अफ्रीकन थे कहाँ से आए? वाइट अफ्रीकन्स यूरोपियंस लोग थे जो यहाँ से आए, उन्हीं की नस्लें आज वो वाइट अफ्रीकन से। और बड़ी मात्रा में बस कहाँ हैं? साउथ अफ्रीका में मिलेंगे और नहीं कहीं मिलेंगे। या कहाँ? जो ट्यूनीशिया आदि के लोग ठंडे देश यहाँ भी ऊपर जाके, ठीक है, यूरोप से लगते हुए इससे जो उसका मेडिटेरियन सी का है, वहाँ अलग क्लाइमेट है, तो या वहाँ के लोग ऐसे हैं, ठीक है, वाइट पर्सन्स। अफ्रीका के घास के मैदान, ग्रासलैंड्स, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं इसका अक्सर भी। हम हर पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं, नदी झील क्षेत्रों का नाम। अब उसे रिवाइज करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, और शनिवार को टेस्ट देना इसका प्रॉपर्ली, ठीक है, ताकि 2-3 दिन तुम रिवाइज कर लो इसे। घास के मैदान दुनिया में 2 ही प्रकार के हैं, ठंडे या गर्म, ठीक। और ये बात मैं बता चुका इससे पहले भी, अब भी रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं कभी भी ये बात कहूँ कि भूगोल के अंदर ठंडा या गर्म, तो उनका एग्जैक्ट मतलब क्या है? ये हमारा ग्लोब है। घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं, गर्म या उष्णकटिबंधीय और ठंडा या शीतोष्णकटिबंधीय। इंग्लिश में ये तो होते हैं सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, सब ट्रॉपिकल। और ये कैसे होते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड। तो अब ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है, और हमने ये बात पढ़ी है कि 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ और 10 डिग्री नीचे साउथ। दुनिया में 10 डिग्री ऊपर और नीचे यहाँ क्या डेली बारिश होती है। जब रोज बारिश होगी तो रोज पानी बरसेगा। ये बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई घास भी यहाँ है, दूब घास या अन्य, और इसमें तुम रोज पानी भर दो तो ये सूख जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत पानी तो फायदा का होगा, लेकिन भर दोगे तो सूख जाएगी। तो जहाँ रोज ही बारिश होती हो डेली, और तकड़े वाली होती हो मूसलाधार, 4 o'clock रेनफॉल, 4 बजे की वर्षा, तो यहाँ तो घास के मैदान नहीं मिलते होंगे। यहाँ नहीं मिलता घास का मैदान कोई भी। जहाँ पानी भरा हुआ, कीचड़ गाद सब भरी पड़ी है, वहाँ घास के मैदान नहीं मिलते। तो घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? इस जोन का नाम है ट्रॉपिकल या विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय। 10 से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे। इस जोन का नाम क्या है? यही बात है। ये सारी बातें पता नहीं कितनी बार रिवाइज होंगी, और जब भी मैं जिक्र करूंगा तो मैं हर बार इसे बताऊंगा। मैं बिल्कुल संकोच नहीं करता, आधा घंटा फालतू लेकर, लेकिन एक बार रिवाइज हो। इसका नाम है सब ट्रॉपिकल, इसका नाम भी क्या है? सब ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय। तो नाम ही बता रहा अपने आप को मैं कौन सा क्षेत्र हूँ। कटिबंध कहते हैं क्षेत्र को, उष्णकटिबंधीय, क्लियर? उष्णकटिबंधीय। तो जरा एक बात का उत्तर दे दो, दुनिया का हर गर्म घास का मैदान कहाँ मिलेगा? 10 से 30 डिग्री के बीच। यानी दुनिया के जो गर्म घास के मैदान है या सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, 10 से 30 में मिलेंगे। जो इनका एरिया है, ये नाम कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ, ठीक क्या? तो अफ्रीका में भी ये जा रही कौन? 0 डिग्री। यहाँ तो घास के मैदान कम मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? इस पट्टी में और इस पट्टी में, ठीक क्या? ऊपर तो रेगिस्तान हो गया, तो इस वाले एरिया में, यानी 10 डिग्री आ गया तो कहाँ मिलेंगे? ये इस पट्टी में मिलेंगे और इस पट्टी में मिलेंगे, गर्म घास के मैदान, ठीक क्या? यानी अब यहाँ कौन कौन से ऐसे मैदान हैं? ठंडे वाले कहाँ मिलेंगे? 30 से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ और 30 से लेके 66.5 डिग्री साउथ। इसका नाम होता है टेम्परेट या क्या?
शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक, टेम्परेट या शीतोष्णकटिबंधीय, टेम्परेट या शीतोष्णकटिबंधीय। क्लियर? अर्थात क्या इस एरिया में शहर में क्या मिलेंगे? ठंडे घास के मैदान। ठंडक होती होगी यूरोप में, अमेरिका में, ठीक, क्या ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, बहुत जगह मिलेगा। तो ये एरिया 30 के बाद का तो यहाँ भी होगा। फिर ये रहा 30 से आगे 66.5 तक, ठीक है। इसके बाद 30 से 66 में है नहीं, ख़त्म हो गया पूरा एरिया। इसके आगे निकल गया, कहाँ चला गया? यूरोप का हिस्सा। यहाँ 30 तक ख़त्म होता है सहारा रेगिस्तान के आसपास, और वो कहाँ चला गया? ऊपर का एरिया। तो ऊपर तो ये है नहीं, नीचे कहाँ है? यहाँ। तो दोनों मैदान कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में, गर्म भी और ठंडे भी, यानी ट्रॉपिकल भी और टेम्परेट भी, ठीक है। तो अफ्रीका में ऐसे घास के मैदान 2 हैं। एक ही गलती नहीं करनी, पूरे विश्व में घास के मैदान नहीं पढ़ने, जो अफ्रीका के बस वो पढ़ने, ठीक है। तो यहाँ केवल एक घास का मैदान है, सवाना, ठीक। और ये कहाँ पड़ता है? मध्य अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, कांगो के पास, ठीक। और इसका नाम क्या है? ये है, एग्जाम को चैलेंज है अगर इस दक्षिण अफ्रीका से या इस अफ्रीका महाद्वीप से एक भी सवाल बाहर ला कर दिखा दे। हमने खूब डीपली पढ़ रखी है हर एक चीज़, ठीक है। बस आप रिवाइज रखें और करंट से अपडेट रहें कि यहाँ की क्या चीज़ सुर्खियों में है और उसका क्या भौगोलिक पक्ष है और क्या कोई अन्य बात है, पॉलिटिकल या अन्य, ठीक। तो बेल्ट्स कहाँ मिलेंगे? तो यहाँ घास के मैदान 2 हैं। अब एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है, क्या कि दुनिया में जहाँ गर्म घास के मैदान हैं, चूँकि ये बहुत बड़ी मात्रा में अफ्रीका में है और सवाना में है, तो इनका एक उपनाम पड़ गया, निकनेम, सवाना ग्रासलैंड। तो कहीं दुनिया में गर्म घास के मैदान होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? सवाना तुल्य, सवाना इक्विवेलेंट ग्रासलैंड। क्लियर? इनका मुख्य पौधा हमने अभी जिक्र किया था, बड़ी मोटी कड़ी घास मिलती है, मक्का मुख्य पौधा है। क्या होती है? गर्मियों में बारिश होती है बहुत कम मात्रा में, यहाँ जो गर्म घास के मैदान है, गर्मियों के अंदर बारिश कम मात्रा में, ठीक है, यानी समर रेनफॉल इन लेस क्वांटिटी। ये कहाँ है? दुनिया में ठंडे घास का मैदान जहाँ भी होगा उसके अंदर क्या मिलेगा? हर ठंडे घास के मैदान के अंदर मिलता है गेहूँ, यानी उसकी बड़ी मुख्य फसल होती है। और इस साउथ अफ्रीका में यहाँ एक विशेष बात है, जो ये बड़े बड़े घास के मैदान हैं जहाँ गेहूँ भी नहीं होता है, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? पशुओं को चराते हैं और भेड़ पालन, शिप। पूरे अफ्रीका में सर्वाधिक भेड़ें जहाँ हैं वो साउथ अफ्रीका है। सवाना सेंट्रल अफ्रीका में है, मध्य अफ्रीका में। हवाना काट के सवाना कर दो, गलत लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक वाले को थोड़ा पता, उसने तेरी कर रखी बेचारे ने, उसके लिए सवाना भी वही है, हवाना भी वही है। कहाँ? ना ना, अलग अलग करो, दोनों की बात भी अलग है, सब कुछ अलग है, सारा खेल ही अलग है। ठंडे घास के मैदान कहीं और मिलेंगे, गर्म कहीं और मिलेंगे, दोनों की फसलें और बात सारा अलग है मामला एकदम, ठीक है। फसलें बहुत कम होती हैं, मक्का मुख्य फसल है। आर्मी ना ना, बहुत कम आदमी सहारा मोस्टल में, बहुत कम, बहुत है अफ्रीका में, सवाना और वेल्स, यहाँ तक कोई दिक्कत। इनके मुख्य फसल गेहूँ हैं और यहाँ होता है भेड़ पालन। और अफ्रीका में सबसे बेस्ट क्वालिटी वर्ल्ड की भेड़ मिलती है जिसका नाम है मैरिनो, मैरिनो भेड़, जिसकी ऊन बड़ी फेमस है, ठीक है। दुनिया में 3 ऊन को ध्यान रखना है तुम्हें, जो हम अपनी ऊन पहनते हैं। ये जो भेड़ से मिलने वाली सबसे बेस्ट ऊन है उसका नाम है मैरिनो। इससे भी बेस्ट और बड़ी हल्की और सॉफ्ट, तुम तकिया देखते होगे ऐसे
कंबल देखते हुए ऐसे किसी में भरी हुई है, तो वो कौन है? अंगोरा। अंगोरा नाम का खरगोश। किससे मिलती है ये? अंगोरा ऊन मिलती है खरगोश से। और हमारे कश्मीर की फेमस चीज़ क्या? पश्मीना। सुना नाम? बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट। सोल मिलते हैं ओढ़ने वाले, और सामान मिलते हैं, महंगे बहुत हैं। पश्मीना किससे मिलती है? बकरी से। पश्मीना नाम की गोट या बकरी है जिससे वो ऊन प्राप्त होती है। तो अंगोरा खरगोश से मिलने वाली ऊन है, मैरिनो भेड़ से नाम से प्राप्त होती है, और पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है। वर्ल्ड की टॉप क्लास ऊन है। तो सर्वाधिक भेड़ें कहाँ हैं? साउथ अफ्रीका में। ठीक इन घास के मैदानों में या गेहूं की फसल होती है या वहाँ भेड़ पालन होता है। ऊन और दूध आदि का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग रूप में। यहाँ मक्का मुख्य फसल है, शिकार होता है, और कहाँ है? सेंट्रल अफ्रीका में। इतनी बातें इसकी, लगभग इसका हर पॉइंट तो पूरा हो गया। अब क्या बचा हुआ? कल पढ़ेंगे यहाँ की कृषि और फसलें, कि यहाँ कैसी खेती होती है और कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक है, जैसे ये ख़त्म होगा इसके क्वेश्चन एंड आंसर हर एक आदमी तैयार कर ले। एक दिन में क्वेश्चन आंसर यहाँ पूछ लूँगा। ठीक है? हाँ मैम, करवा दे। जी मैम।